नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या हिंडनबर्ग की कोशिश फेल हो गई? क्या हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ के ऊपर जो आरोप लगाए थे, वो आरोप को लेकर जो कुछ भी मार्केट में उठापटक होनी थी, वो सिलसिला ख़त्म हो गया? क्या स्टॉक मार्केट अब सेफ है? क्या हिंडनबर्ग से मुकाबला करने का तरीका भारत की सरकार ने और अडानीज ने खोज लिया है? क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या हमारे आपके जैसे लोगों को जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं निश्चिंत होना चाहिए? हिंडनबर्ग से बचाने का जो काम था उसमें मेरी, आपकी, हम सब लोगों की क्या भूमिका थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का उत्तर पाने की ज़रूरत है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दिल थाम कर बैठिए, पिक्चर अभी बाकी है। और ये जो एक हमला था सेबी चीफ पर, ये बहुत छोटा हमला था। माधवीपुरी बुच पर जो हमला था बहुत छोटा हमला था और अपने फ़ायदे के लिए हिंडनबर्ग कोई बड़ा अटैक भी कर सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सिलसिलेवार तरीके से इसको समझेंगे। फाइनेंस के कठिन मसले हैं लेकिन सबको समझ में आएंगे, छोटे बच्चे को भी समझ में आएंगे, ये मेरी कोशिश है। मैं अभी आया। सबसे पहले जो पहला झटका अडानी इंटरप्राइजेस को, अडानी को दिया था, हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट से 18 महीने हो गए हैं और आज तक अडानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो उस झटके से पूरी तरह नहीं निकल पाया, पूरी तरह वापस पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच पाया। तो पहली चीज़, हिंडनबर्ग के इम्पैक्ट को इस तरह से नोट करके रख लेना चाहिए। लेकिन वो पहला सरप्राइज़ था, उसके ज़्यादा इम्पैक्ट आने थे, उसने ज़्यादा चौंकाया, ज़्यादा डराया, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अब हिंडनबर्ग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस पर किसी बचकानी बहस पे जाने से अच्छा है शेयर बाजार के बेसिक्स को समझें। आप शेयर बाजार में क्या चेक करते हैं? एकदम अर्थशास्त्र के बेस में 9वीं क्लास में चलते हैं। आप शेयर बाजार में क्या चेक करते हैं रोज? आप चेक करते हैं कि मार्केट ऊपर गया या नीचे आया और किसी खास शेयर का दाम बढ़ गया या घट गया। और जो मार्केट ऊपर नीचे जाना है वो भी कुछ शेयर्स का एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन के दाम ऊपर नीचे जाने से उसको वो इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है। लेकिन मूल रूप से क्या होता है? शेयरों के दाम कम या ज़्यादा होते हैं, किसी शेयर के ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट इज़ ऑल अबाउट राइज एंड फॉल ऑफ द शेयर प्राइजेस। तो अर्थशास्त्र का मूल क्या कहता है? किसी चीज़ के दाम घटते या बढ़ते कैसे हैं? तो किसी चीज़ के दाम घटाने बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अभी क्या किया अमेरिका में फेड ने ये किया कि धन का संकट खड़ा कर दिया। ब्याज बढ़ाते गए। नतीजा क्या हुआ? दुनिया मंदी के दहाने पर खड़ी हुई है। कभी भी मंदी आ सकती है और हालत ये है कि अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दोबारा से ब्याज दरें फिर से कम कर दी हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि अब जो रिसेशन के 30 से 40% संभावना रिसेशन की अभी तक की रेटिंग्स में आ चुकी है अमेरिका में। तो जाहिर बात है कि जैसे ही रिसेशन की बात आएगी अमेरिका अपनी ब्याज दर कम करेगा और दुनिया भर में जिसकी ब्याज दर पहले से कम होंगी वो फ़ायदे में रहेगा। तो इसी अफरा तफरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी अपने दूसरी बार कम कर दिए। यूरोप में काफ़ी देशों में दाम कम किए गए हैं, यूके में ख़ास तौर पे। भारत का आरबीआई आराम से बैठा है। ये थोड़ा सा आरबीआई में हम चले गए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसी से कुछ चीज़ समझ में आएगी। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो पैसे की सप्लाई बढ़ा देते हैं ताकि पैसे की कीमत कम हो जाए, तो पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। तो उन्होंने पैसे की सप्लाई कम कर दी, मार्केट में ब्याज बढ़ाकर पैसा लोगों के पास कम रहे ताकि महंगाई ना हो। तो दाम बढ़ने का एक बड़ा फैक्टर क्या है? डिमांड और सप्लाई। सप्लाई एक चीज़ की नहीं होती है, सप्लाई दो चीज़ों की होती है, जिन चीज़ों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं और किसी चीज़ की सप्लाई कम है
तो ये मैच कर जाएगा और मैं उस चीज को खरीद लूंगा तो उसके दाम बढ़ सकते हैं। अगर मेरी पहुंच से बाहर है तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के डिमांड सप्लाई का जो गैप है उससे तय होते हैं दाम। शेयर के दाम भी डिमांड सप्लाई से तय होते हैं। तो आप कहेंगे एक आईपीओ आता है, कुछ शेयर कंपनी एक रिलीज कर देती है, उतने ही तो मार्केट में रहते हैं, तो उसमें सप्लाई कहां बढ़ी? सप्लाई मार्केट में ऐसे बढ़ती है कि अगर बिकवाली आ गई किसी शेयर पे, कुछ लोग मार्केट में शेयर बेचने के लिए आके खड़े हो गए, उनको कुछ रिस्क लगा, कुछ चीज लगी, तो ज्यादा शेयर आ जाएगा। ज्यादा शेयर आ जाएगा और आप शेयर बेचने गए, आपने कहा कि भाई मेरा शेयर मैं 200 में बेचूंगा, 200 में कोई लेवाल नहीं मिला तो आप कहेंगे 195 में ले ले भाई, 190 में ले ले, और इस तरह से आप शेयर का दाम जहां पर आपका बिक जाता है उतने में बेच देते हैं। तो शेयर का दाम कैसे? डिमांड सप्लाई से तय होता है, पहली चीज। लेकिन ये उतनी सीधी कहानी नहीं है जितनी सीधी कहानी हम समझ रहे हैं, क्योंकि शेयर का मार्केट अगर डिमांड सप्लाई से इतना आसानी से रिलीज हो रहा होता तो चीजें बहुत आसान होती हैं। दरअसल ये डिमांड और सप्लाई तय कैसे होती है इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग इसको खरीदने वाले हैं। अब मैंने शेयर मार्केट में कुल 10,000 रुपए लगाए हुए हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे वो भी मैंने समझने के लिए लगा दिया। तो वो जो 10,000 रुपए मैंने लगाए हुए हैं उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, पूछ पड़ जाएगी, मैं अडानी जी का बेच दूं या खरीद दूं, बाबा रामदेव ने कहा था पूछ पाड़ ले, कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? जाहिर बात है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाएंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर कौन से? दो तरह के होते हैं, एक विदेशी और एक देशी। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दूसरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक एफआईआई, दूसरा डीआईआई। तो जो एफआईआई है वो बाहर से पैसा लाती है, विदेशों से पैसा लाती है और वो शेयर खरीदती है। अगर एफआईआई, और चूंकि उनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो ना भी इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल क्या हुआ? जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, इसमें बहुत सारे बारे जो आप खरीदते हैं म्यूचुअल फंड, जिन कंपनियों से आप खरीदते हैं, आईसीआईसीआई है या दूसरी हैं, जो फंड मैनेजर्स होती हैं कंपनियां बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं? वो आपका पैसा लेके उस पैसे से मार्केट में पैसा लगाती हैं। वो पैसा आपका मतलब जनरल कंपनी का भी हो सकता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी हो सकता है। जैसे वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया भर के अमीरों के पैसे लगाता है और उसका रिकॉर्ड है अभी तक उसने जो ग्रोथ दी है अपने इन्वेस्टर को, 40% की बढ़ोतरी दी है, 40% की। लेकिन वो अरबों खरबों रुपए ही अपने में लगवाता है। उसके पास बहुत पैसे हैं और उस पैसे से वो जहां चाहे उठापटक कर देता है। माफ कीजिए, जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस के बारे में लोग कहते हैं वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। इतने पैसे हैं उसके पास में कि वो हमारे मार्केट को कभी भी उठापटक कर सकता है। अब हम आते हैं कैसे उठापटक होती है, तो उसके लिए आपको भारत की स्थिति समझनी पड़ेगी। आप ये समझ गए कि एफआईआई और ये जो इस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों पे ज्यादा निर्भर करता है मार्केट का चढ़ना उतरना। तो आप अगर देखें जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में जब आते हैं पैसा लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जहां मन लगा दे बेड़ू, ये मैंने 3 पत्ती में लगा दिया, इक्के पे 40,000 रुपये लगा दिए, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं? देश की स्थितियां देखते हैं, देश में न्याय का शासन है कि नहीं। इसलिए क्योंकि जो कंपनी बिजनेस कर रही है उनमें पैसे लगा रहे हैं, वो कंपनी ऐसा तो नहीं किसी बदमाशी का शिकार हो जाए। और वो ये भी देखते हैं कि देश में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। पता चला कंपनी कमा रही है 20 रुपए और इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन का स्कोप है, वो 40 रुपए अपनी कमाई दिखा दे रही है, अपना शेयर बेच ले रही है। इसीलिए डिस्क्लोजर की बात है, इसीलिए ये सेबी चीफ पे सवाल उठा। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप एक ऐसी संस्था में बैठे हुए जो रेगुलेटर है और उस संस्था के इन्वेस्टमेंट को लेकर आप छुपा रहे हैं, तो कुल मिला के जो विदेशी निवेशक हैं वो देखते हैं हर तरह की सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, कंपनियों की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, और शेयर बाजार वालों से आपने बहुत एक शब्द सुना होगा, फंडामेंटल्स। यानी किसी शेयर और किसी कंपनी की मजबूती के पीछे जो मूलभूत बातें हैं वो कैसी हैं। अब फंडामेंटल मैं और आप जैसे लोग तो समझते ही नहीं है, मेंटल थोड़ा समझते हैं, फंडामेंटल नहीं समझते हैं। तो जो विदेशी कंपनियां, विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने भारत से लगातार अपने आप को बाहर किया है। मेरे पास ये कुछ आंकड़े हैं, टेबल आपके सामने रख रहा हूं, और
इस टेबल से आपको अंदाजा लगेगा कि विदेशी निवेशकों ने किस तरह से भारत से अपने आप को निकाला। अभी मैं आऊंगा हिंडनबर्ग क्यों खतरा है, क्यों खतरा है, इतनी आसानी से आप समझेंगे। पहले बेसिक समझ लें, तब आपको समझ में आएगा। अरे होल्ड दी हॉर्सेस, डोंट जंप द गन। 2020 में भारत में कुल मिला के, मैं आपको ये 5 साल का डाटा दे रहा हूं, ज़्यादा उसमें फंसेगा मामला। टेबल चिपका दूंगा, मैंने बढ़िया से टेबल बनाई है। और इसमें जो है 2020 में और 2024 में जो अंतर आया है, 20, 21 और 22 में तो कुछ विदेशी निवेशक भारत में आए भी थे। 23 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी 22, 23, 23, 24 होता है फाइनेंशियल ईयर, वो यहां से पैसा निकाल के ले गए। तो अब जो सीन दिख रहा है उसके हिसाब से भारत में जितना पैसा लगाने की बात हो रही है, अगर आप 20, 21, 22 का टोटल करें और 23, 24 का टोटल करें, तो कुल मिलाकर FIIs, इसका निष्कर्ष यह निकलेगा, भारत के बाजार से पैसा निकालकर विदेश ले जा रहे हैं। यानी वो यहां से किसी ज्यादा सुरक्षित सेफर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। भारत में उनको जोखिम ज्यादा लगता है। भारत में उनको लगता है कि सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, एक ही एक कोई भरोसा नहीं। उन्होंने किसी हवाई अड्डा कंपनी में लगाया, अगले दिन अडानी जी को पसंद आ गया। इसी तरह से राजनीतिक स्थिरता, बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव में मोदी जी की क्या स्थिति है, सरकार यही रहेगी या बदल जाएगी। अब सरकार बदलती है तो शेयर बाजार को लगता है नहीं, सरकार पता नहीं क्या नीति लेके आएगी। तो ऐसे में वो जोखिम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इनको लगाने हज़ारों करोड़ रुपए। तो ये फूक फूक के कदम रखते हैं। तो FIIs भारत को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। विदेशी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, तो भारत से काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं। जो आंकड़ा कल राजीव रंजन सिंह ने बताया था, उसके हिसाब से 20% के करीब पैसा वो निकाल चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। FII यानी वो लोग जो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए शेयर खरीदने के लिए है, वो लोग भारत के बाजार में रुचि नहीं ले रहे हैं। यानी हिंडनबर्ग का खुलासा आएगा तो वो तेजी से निकालें या स्लो निकालें, इसकी गुंजाइश कम लग रही है। और अभी हाल की स्थितियों में बाजार को संभालने में FIIs ने कोई योगदान नहीं दिया। तो हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद बाजार को संभाला किसने? मैंने सरसरी तौर पे आपको कहा था LIC है, ये है, वो सारे लोगों ने निकाल के पैसा, SBI है, लगा दिया अडानी जी के लिए। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसमें LIC भी है, उसमें SBI भी है। मैंने आपको बताया था कि हमारा अपना पैसा दांव पे लगता है। अगर अडानी जी को बचाया गया है तो हमारे पैसे से बचाया गया है। कैसे बचाया गया? आपके पास में लगातार ये मैसेज आता है कि SIP ले लो, SIP ले लो। कोई बोल रहा है मैंने 400 रुपये महीने का SIP कर दिया, कोई कह रहा है मैंने 40,000 रुपये महीने का SIP कर लिया। तो SIP है क्या? SIP एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप नियमित रूप से पैसे जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैंने अभी आपको बताया, वो कंपनियां फंड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालती हैं। ये स्मॉल कैप है यानी छोटी पूंजी के उद्योगों का है, ये मिड कैप है यानी मध्यम दरमियानी पूंजी के उसका है, ये लार्ज कैप है। तो उनके अंदर वो उस पैसे को लगा के उन्होंने फंड बनाया हो, कॉम्बिनेशन बनाया हो, और आपसे कहते हैं SIP करो। तो आप अपनी हार्ड एंड इनकम उनको देते हो कि जाओ भैया शेयर बाजार में लगाओ और कमाई बढ़ाओ। ये होता है SIP। तो जो SIP का पैसा इन लोगों ने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको दिया आपने पैसा। वो जो DII हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल शेयर खरीदने में करते हैं। और इस बार ये माना जा रहा है कि DII एक बैलेंसिंग फैक्टर बने और उन्होंने पैसा जनता का जो भी था उस पैसे को, उनको ये लगा कि अभी लगाए रहना चाहिए, मार्केट बचा रहेगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो अडानी जी सेफ हैं। इस तरह की सीन बना। तो DII ने मेरे और आपके पैसे से मार्केट को इस बार संभाल लिया। अब हम वापस चलते हैं और ये देखते हैं। पहले तो SIP का मैं आपको एक चार्ट दिखा दूं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी समझने में कि कितनी तेजी से भारत में SIP के जरिए पैसा
इनके पास आ रहा है। आप देख रहे हो ना मार्केट में पैसा आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की स्थिति फर्क है। तो वो पैसा जो DII के पास आ रहा है, मेरा आपका SIP का पैसा, वो बाजार में झोंका जा रहा है। दूसरा, हमारे आपके जैसे खतरों के खिलाड़ी जो सीधे शेयर खरीद लेते हैं, तो वो लोग जो हैं, वो जो फुटकर निवेशक हैं जिनको आप रिटेल इन्वेस्टर कहते हो, उनका भी एक छोटा मोटा रोल, ठीक ठाक रोल रहता है मार्केट में। अब हम इस पूरे सीन को बदलें तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से अब हिंडनबर्ग का खतरा बरकरार है। जो हमारे DII हैं, माना कि उन्होंने अभी पैसा लगाया हुआ है और भागे नहीं, लेकिन अगर किसी कंपनी का फंड, मैं नाम ले लूंगा, किसी ज़माने में मैंने टैक्स बचाने के लिए 40,000 रुपये जमा कर दिए थे एक जाने माने म्यूचुअल फंड में, मुझे 12 साल बाद 60,000 ही मिले हैं। तो अगर इस तरह से खराब रिटर्न कोई कंपनी का फंड देगा, म्यूचुअल फंड देगा, आप SIP में पैसा लगाओगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आप सोचोगे इससे अच्छा तो मैं FD में लगा देता, तो क्या होगा, वो कंपनी बदनाम होगी, फिर उस कंपनी में आप पैसा नहीं लगाओगे। तो ये जो बड़े बाजार को संभालने के लिए डिमांड जो बढ़ाते हैं शेयर की, ताकि डिमांड बढ़े तो शेयर का दाम बढ़े, तो जो डिमांड बनाए रखते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी भी जोखिम लेने की एक सीमा है। ये नहीं है कि आपका पैसा पूरा डूब जाए तो वो डूब जाने देंगे, क्योंकि उनकी नाक है और वो सिर्फ कई ज़्यादातर फंड सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर एक बार साख गिर गई तो कंपनी डूब जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सीन क्या बचा? सीन ये बचा कि DII भी बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं। तीसरा, रिटेल इन्वेस्टर का मैंने आपको बताया था कि नए नए फार्मूले बन गए हैं, लोग उसमें पैटर्न देखते हैं। ये शेयर ABCD जो भी है, ये ऊपर जा रहा है, वो कैंडल चार्ट और ये सब बहुत सारी चीज़ें जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं, बनी हुई हैं। ऊपर जा रहा, लगाओ पैसे, ऊपर जा रहा, नीचे आना चाहिए, हटाओ पैसे। तो वो जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा डरा सहमा आदमी है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स ना तो चेक करता है ना चेक करना जानता है। उसमें मेजोरिटी लोग, उसको नहीं पता कंपनी सचमुच में कमाई कर रही है कि नहीं कर रही है, सचमुच में कंपनी ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। वो देख रहा है चार्ट में ऊपर गई, ये ट्रेन भाग रही है, इसमें सवारी कर लो, देखो अरे रुक रही है, कूद जाओ। तो वो तो वैसे ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो अब हिंडनबर्ग का खतरा कहां पे, हम इस पे आते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग ने जो इस वक्त अपनी पोजीशन ली हुई है, अब शेयर बाजार में पोजीशन ली जाती है, यानी मैं कब अपने शेयर को बेचूंगा। तो ये जो पोजीशन लेते हैं ये लोग, उसमें ये लोग पहले से तय करके रखते हैं कि मैं इस दाम पे और इस तारीख को अपना शेयर अगर इस दाम से नीचे आया तो मैं निकाल दूंगा, या इससे ऊपर गया तो निकाल दूंगा। अब इसमें दो तरह की पोजीशन होती है। एक पोजीशन होती है जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है, एक होती है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन ज़्यादातर लोग उस केस में लेते हैं कि मैं आऊँगा, मार्केट को गिराऊंगा, जब मार्केट गिर जाएगा तो मार्केट से मैंने उधार में लिया बहुत सारा शेयर और उधार लिया हुआ शेयर बाजार में लाके बेच दिया, और अब मैंने मार्केट गिराया और जब शेयर ठंडा सस्ता हो गया तो वहां से बाजार से खरीद के वापस कर दिया। तो ये तो करता है हिंडनबर्ग, लेकिन ऐसा नहीं करता कि ये पूरा अपने जोखिम पे करता हो। तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन लेता है, यानी वहां पर वो जाकर कहता है इतनी तारीख तक मैं आपको ये शेयर इस रेट में आपको बेचने को तैयार हूं, आपको कमिट करता हूं। गर्मी के मौसम में बर्फ आती है, सरल तरीके से समझा रहा हूं। तो ये जो लस्सी के व्यापारी हैं, सारे लोग हैं, बर्फ का दाम कभी कभी इतना बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, 10 गुना हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, पहले से तय कर लेते हैं मुझे इस दाम में आप बर्फ दोगे पूरे सीजन में। इसी तरह से ये लोग पोजीशन लेते हैं, यानी मैं आपको इतनी तारीख तक इस दाम में शेयर बेचूंगा, और वो उन्होंने एक नीचे का दाम रखा हुआ है। तो हिंडनबर्ग ने जो अपनी पोजीशन ली हुई, यानी जिस समय तक उसके ऊपर कर्जा रहने वाला, उसने जो शेयर बोरो किया है या उधार लिया है, उस शेयर को नीचे गिराने के बाद जो वापस करने का टाइम है उसका, वो टाइम उसके पास अभी बचा हुआ है, और वो टाइम है आपका नवंबर 2024 का और
सितंबर 2024 का। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, जो लोग शेयर बाजार को समझते हैं उस चार्ट को समझ जाएंगे कि जो 2024 की 15 नवंबर और 20 सितंबर की जो तारीख है, ये तारीख वो तारीख है जिसके बाद हिंडनबर्ग को अपने शेयर का जो उसने एक रेट तय किया हुआ है उसके बदले उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए। और सरल तरीके से समझिए भैया, मैं आपको ये शेयर जो 12 रुपये वाला शेयर है, ये मैं आपको 10 रुपये का दूंगा नवंबर में, और अगर 10 रुपये का मैंने शेयर नहीं दिया आपको तो मैं जो 2 रुपये का घाटा है वो मैं उठाऊंगा, मैं आपको दूंगा। अब ये उस शेयर को 5 में लाने के चक्कर में, और 5 में लाके ये उसको 10 का देंगे। ये है इनकी कहानी। तो इस पूरी सिचुएशन में ये क्या कर रहे हैं कि इनकी पूरी कोशिश होगी हिंडनबर्ग की, उसका फंसा है पैसा, और पैसा फंसने के कारण वो लगातार ये तरीके निकालता रहेगा। नंबर 1 है ये, जिसमें भारत के शेयर मार्केट को वो लड़खड़ा सके। ये जो 5 पोजीशन मैं दिखा रहा हूं, ये सारी की सारी उसकी मई 2024 और फरवरी 2024 में ली गई पोजीशंस हैं, यानी तब उसने ये पैसा लगाया कि आगे अब भारत के मार्केट में मुझे करना है खेल। अब आप समझे होंगे कि ये जो मुनाफा कमाता है ये सारा खुद नहीं कमाता, ये सारे जिससे आगे से डील कर रहा है मुनाफा उनको भी दे रहा है, और इससे इसको आश्वस्ति हो जा रही है कि मैं पूरा नहीं डूबूंगा। एक तरह का इंश्योरेंस हो गया। तो अब इस पूरे खेल के अंदर आप समझें कि नवंबर तक हिंडनबर्ग बार बार कोशिश करेगा कि मार्केट को पटके, शेयर बाजार को पटके। इसने एक दांव लगाया, माधवीपुरी पुंज पे लगाया। उस दांव में माधवीपुरी पुंज को अभी तो हमारे DIIs बचा के ले गए, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरा। DII ने संभाले रहे तो रिटेल इन्वेस्टर का भी हौसला बना रहा, और इसलिए बना रहा कि ये खतरा किसी कंपनी पे नहीं आया था, ये खतरा एक संस्था के प्रमुख पे आया था। संस्था के प्रमुख के नीचे ऊपर होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार कंपनी पे आया था तो सोचिए क्या हाल हुआ था। तो जो आने वाला नवंबर तक का समय है, इस नवंबर में बहुत सारी चीज़ें कर सकता है हिंडनबर्ग। उदाहरण देता हूं, कल के दिन हिंडनबर्ग, अब बांग्लादेश में निजाम बदल गया, सरकार बदल गई, ये कागज निकाल रहा है कि शेख हसीना जो है उसने अडानी को बहुत सारी डील दी, पैसा दिया, और शेख हसीना ने पैसे खाए कुछ भी। उसके लोग लगे होंगे रिसर्च करने, उसका काम ही ये है, और ये खबर उसने बम की तरह फोड़ दी किसी दिन। तो क्या होगा? निश्चित तौर पे अडानी के शेयरों को झटका लगेगा। इसी तरह की अलग अलग तरीके की अनसीन चीजें जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनको लेकर हिंडनबर्ग बैठा हुआ है, और उसका मकसद क्या है? मार्केट को गिराना। मार्केट गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर की डिमांड से कई गुना ज्यादा सप्लाई लानी पड़ेगी। सप्लाई मतलब शेयर की बिकवाली लानी पड़ेगी। मैं और आप, हम सब जितना तेजी से शेयर बेचने के लिए आ जाएं, घबरा के, हड़बड़ाहट में, पैनिक में, और उससे वो पैसा बना ले, यही हिंडनबर्ग। तो ये चार्ट मैं फिर से लगा दे रहा हूं आपके सामने। ये चार्ट बता रहा है कि हिंडनबर्ग की पोजीशन क्या है, और उसने जो पोजीशन ली हुई है उसने 23 के रेट पे पुट किया हुआ है। अब ये जो लोग जानते हैं, मैं जाऊंगा तो तकनीकी हो जाएगा, इसमें पुट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एट द रेट ऑफ 1.65 में 1093 का, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉक ट्रेडिंग है, स्वीप ट्रेडिंग है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो हिंडनबर्ग आपको अगर लगता है शांति से बैठने वाला है तो वो बार बार कोशिश करेगा। हिंडनबर्ग की कमज़ोर कड़ी क्या है? विदेशी निवेशक जो है, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, FII है, वो पहले ही भारत के बाजार की तरफ से बड़ा सावधान सा है, और धीरे धीरे करके नहीं, तेजी से पैसे बाहर निकाल रहा है यहां से। अगर कुछ गिरा तो वो और तेजी से ले जाएगा। दूसरा, ये जो बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट है हमारे यहां से, कि चलो उन्होंने पैसा निकाला, यहां से हमारे लोग लगा देंगे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें बड़ी संख्या में सरकारी लोग भी हैं, जैसे SBI है, जैसे LIC है, और इनके बहुत बड़े बड़े इनके पास में पैसे के खजाने हैं जिसको ये लगा सकते हैं। तो ये अभी तो बैलेंस कर ले रहे हैं। दूसरा, भगदड़ के लिए तैयार मेरे जैसे रिटेल निवेशक वो भी निकलेंगे। तो वो जो धमाका होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, किस शक्ल में होगा,
अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या होंगी, क्योंकि हमारे सर पे भी बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। अमेरिका में अभी जैसे रिसेशन की बात हो रही है, वहाँ पर अब महंगाई गायब हो गई है, अब सस्ताई आ गई है, और इतनी सस्ताई आ गई है कि धड़ाधड़ नौकरियां जा रही हैं। भारत में नौकरियां जाने पे मैंने वीडियो बनाया था, कैसे रिलायंस ने 40-42 हज़ार लोगों को निकाल दिया, कैसे आईटी सेक्टर की नौकरियां जा रही हैं, पूरा मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। मैंने ये भी वीडियो बनाया था कि कैसे महामंदी का खतरा खड़ा हुआ है। तो नवंबर तक हमारे पास में, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये अगले 2-3 महीने जो हैं, इसके बीच में हिंडनबर्ग अभी कुछ और खुलासे कर सकता है। उसकी कोशिश होगी कि वो, चूंकि उसका स्टाइल खुलासे करने का है, अलग अलग खुलासे करके भारत के मार्केट को गिराए। और वो खुलासे कुछ भी हो सकते हैं, वो मोदी जी के ऊपर भी हो सकते हैं, वो अमित शाह के ऊपर भी हो सकते हैं, जहां से उसको लगेगा कि मार्केट गिरा सकते हैं। इतना पक्का है कि जो अभी तक का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हिंडनबर्ग रिसर्च करके सच्ची जानकारियां लेके आता है, क्योंकि झूठ बोलेगा तो फंस जाएगा। सच बोलता है, इसलिए आज तक उसके खिलाफ मुकदमा नहीं किया अडानी जी ने। तो वो आने वाले समय में और सारी कोशिशें करेगा, तरह तरह की चीज़ें निकाल के लाएगा। वो चीज़ें क्या होंगी, ये गैस करने का मसला है। तो आप भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा हो, कि भारत में किस तरह से मार्केट को हिलाने की कोशिश वो कर सकता है, क्योंकि उसका पैसा दांव पे लगा हुआ है। और मैं ये मान के चल रहा था कि अब हिंडनबर्ग को नुकसान हो गया, मार्केट गिरा नहीं तो कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंडनबर्ग के पास नवंबर तक का टाइम है। उसने जो अपने पुट रखे हुए हैं नवंबर के हिसाब से रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सरल भाषा में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस डिमांड सप्लाई के गेम में हिंडनबर्ग घुसता है और सेंटीमेंट के ज़रिए सप्लाई बढ़ा देता है, का गिरा देता है शेयर का दाम। जैसे ही शेयर का दाम गिरता है, खरीद के जल्दी से उसको लौटा देता है, जिससे महंगे दाम का शेयर उधार में लिया था। 100 रुपये का शेयर उससे उधार में लिया और 100 रुपये का लेके बाजार में 100 का बेच दिया, और उसके बाद दाम गिराया, या 20 वाला 20 का खरीद के वही शेयर जब 20 का हो गया तो उसको कह ले भाई अपने शेयर पकड़। ऐसे कमाता है वो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।